Hello students, welcome to Dr. Shreya's Planet. This is my YouTube channel and here we explore the Shalakya series with all the amazing lectures, plus we'll see how to score good marks in our prof exams and study in a smartest way. So हम देख रहे थे शुक्लगत रोगों की संख्या हमने देखी थी, उनके नाम याद किए थे कि अर्जुन अपने दो सिर और 5 अर्म की शक्ति से बलपूर्वक पिष्टि बनाते हैं। तो हमने अर्म, जो 5 प्रकार के अर्म होते हैं, पास लस से हमने याद किया था प्रस्तारी अर्म, अधिमांसज अर्म, लोहित अर्म, शुक्ल अर्म और स्नायु अर्म। ठीक है, तो ये जो अर्म है इसको हम टेरिजियम से कोरिलेट करते हैं और हमने दोनों ही डिजीजेस अर्म और टेरिजियम देख लिया था। नेक्स्ट हमें बात करनी है शुक्तिका की। तो शुक्तिका को हम मॉडर्न में ज़ीरोफ्थैल्मिया से कोरिलेट करते हैं। अभी शुक्तिका क्या होता है तो देखो, श्यावह स्यु पिशित निभाष बिंदवो ये शुक्ताभ्या सित नयने च शुक्त संज्ञा, मीन्स नेत्र के श्वेत भाग पर, नेत्र के श्वेत भाग पर श्याव वर्ण के मांस सदृश जल शुक्ति के समान आभा लिए बिंदु हो जाते हैं। ठीक है, जल शुक्ति के समान आभा लिए बिंदु हो जाते हैं, उसे शुक्ति का संज्ञा दी जाती है। ठीक है, उसे क्या दी जाती है? शुक्ति का संज्ञा दी जाती है। नेत्र के श्वेत भाग पर श्याव वर्ण की, ठीक है शुक्ति का, लेकिन मैंने इसमें बताया था नाम से ऐसा लगता है कि क्या है, कोई कफज व्याधि है, व्हाइट कलर की चीज हो रही है, बट इसमें जो व्याधि होती है ये पित्तज होती है। तो श्वेत भाग पर श्याव वर्ण की, लेकिन इसमें कलर कैसा आ रहा है? श्याव वर्ण का आ रहा है। और मांस के समान, जल शुक्ति के समान, ठीक है, जल शुक्ति के समान आभा लिए बिंदु हो जाते हैं, उसे शुक्ति का संज्ञा की गई है। तो आभा लिए जो बिंदु हो जाते हैं ना, ऐसे बोला शुक्ति के समान, इसको बाइटॉट स्पॉट से हम कोरिलेट करते हैं। बाइटॉट स्पॉट्स से इसको कोरिलेट किया जाता है। ठीक है, तो पित्त के, ये पित्तज साध्य व्याधि है। पित्त के कारण शुक्ल भाग में श्वेत, श्याव वर्ण और पीत वर्ण के बिंदु हो जाते हैं। सारा श्वेत भाग मैल से ढके दर्पण की तरह प्रतीत होता है। इसमें दाह एवं वेदना होती है। इसको तथा रोगी अतिसार, प्यास और ज्वर से पीड़ित रहता है। तो ये शुक्तिका के बारे में बताया है। ये एक पित्तज साध्य व्याधि है। पित्तज साध्य व्याधि के साथ साथ इसमें क्या बताया है? नेत्र के श्वेत भाग पर श्याव वर्ण के मांस सदृश जल शुक्ति के समान आभा लिए बिंदु हो जाते हैं, उसे शुक्तिका संज्ञा दी जाती है। ठीक है, फिर चिकित्सा इसमें क्या कर रहे हैं? अम्लाध्युषित तथा शुक्तिका में सिरा मोक्षण वर्जित है। अम्लाध्युषित और शुक्तिका में सिरा मोक्षण क्या है? वर्जित है, सिरा मोक्षण नहीं किया जाता है। तथा लेप से काशचोतन चिकित्सा क्रम करना चाहिए। अब इसमें आते हैं, विरेचन के बाद दोषों के निकल जाने पर शीतल द्रव्य द्वारा निर्मित अंजन का प्रयोग करना है। वैदुर्य मणि, स्फटिक मणि, मूंगा, मोती, शंख की भस्म, क्योंकि पित्तज व्याधि है तो सारी शीतल क्रिया कर रहे हैं। देखो, शीतल द्रव्यों से निर्मित अंजन कर रहे हैं और शिरा मोक्षण इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें लेप से काशचोतन चिकित्सा करनी चाहिए। चांदी की भस्म, सोने की भस्म के चूर्ण करके शर्करा और मधु से युक्त कर नेत्रों में अंजन करना चाहिए। तो ये सारी शीतल शीतल चीजों का इसमें प्रयोग करना है। ठीक है, फिर आते हैं शुक्तिका रोग को पित्तज अभिसंधि की तरह चिकित्सा करते हैं। आधुनिक मत से इसे ज़ीरोफ्थैल्मिया कह सकते हैं। ठीक है, तो शुक्तिका रोग में पित्तज अभिसंधि की तरह चिकित्सा करनी है। आधुनिक मतानुसार इसे क्या कहते हैं? ज़ीरोफ्थैल्मिया कहते हैं। अब ज़ीरोफ्थैल्मिया क्या है? देखो, ज़ीरोफ्थैल्मिया में क्या होता है? द सिंड्रोम डेवलपिंग इन द आईज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज नोन एज ज़ीरोफ्थैल्मिया। तो जो सिंड्रोम विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, इसे ज़ीरोफ्थैल्मिया बोला जाता है। इट इज यूजुअली, अब देखो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो ये यूजुअली कहाँ देखा जाएगा? पीईएम के केस में देखा जाएगा। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, अगर किसी को कोई मैरिस्मस से किसी को मैरिस्मस है किसी बच्चे को, तो उसमें यूजुअली देखा जाएगा क्योंकि सभी चीज की डेफिशिएंसी हो रही है, राइट। सो पीईएम के केस में ज़ीरोफ्थैल्मिया देखा जाता है।
अब ये क्यों हो सकता है? तो डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए विच मे बी ड्यू टू प्रोलॉन्ग डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें प्रोलॉन्ग डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है विटामिन ए का, ओइंग टू डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस लाइक क्रॉनिक डायरिया एंड हेलमिंथियासिस। क्रॉनिक डायरिया है या हेलमिंथियासिस है, उसकी वजह से ज़ीरोफ्थैल्मिया हो सकता है। ज़्यादा डायरिया है तो सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाएंगे, ठीक है, या फिर एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा है विटामिन ए का प्रॉपर्ली, या फिर डाइट में ही डेफिशिएंसी है, और डिमिनिश्ड इनटेक ऑफ विटामिन ए, या फिर ले ही नहीं रहा है, डिमिनिश्ड इनटेक है विटामिन ए का, या फिर कुछ ऐसे फूड ले रहा है, ऐसा खाना ले रहा है जिसमें विटामिन ए नहीं है। Excessive utilization of vitamin A as a serious debilitating illness, अगर कुछ ऐसा है कि एक्सेसिव यूटिलाइजेशन हो रहा है विटामिन ए का, कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो उस केस में भी देखा जाता है। एज यूजुअली प्रेजेंट इन द एज ऑफ 1 to 5 years, ठीक है। मेल्स आर मोर प्रोन, और जो अगर हम डायग्नोस्टिक बनाते हैं, डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक पर्पस के लिए अगर हम देखें, तो WHO ने ज़ीरोफ्थैल्मिया का क्लासिफिकेशन किया है जिसे हम समझ सकते हैं। तो इन्होंने XN, X1A, X1B, X2, X3A, X3B, XS, XF ऐसे करके क्लासिफिकेशन किया है। तो इसमें क्या बताया? नाइट ब्लाइंडनेस, conjunctival xerosis, Bitot spot, corneal xerosis, corneal ulceration, keratomalacia affecting less than 1/3 of corneal surface, corneal ulceration, keratomalacia, corneal scar due to xerophthalmia, xerophthalmic fundus। तो सबसे पहले क्या बताया है इसमें स्टेजेस? पहले नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस के बाद क्या होगा? कंजक्टाइवल जेरोसिस, वहां पे ड्राइनेस डेवलप होगी। कंजक्टाइवल जेरोसिस के बाद बाइटॉट स्पॉट फॉर्मेशन होगा, जैसे हमने क्या पढ़ा था, शुक्तिका जल आभम ऐसे करके हमने पढ़ा था ना। तो शुक्तिका में बिंदवो, ये चीज देखी थी हमने कि श्यावः स्यु पिशित निभाश्च बिंदवो ये शुक्त्याभ्या सित नयने च शुक्ति संज्ञा, यानी जल शुक्ति के समान आभा लिए हुए बिंदु हो जाते हैं। पिशित निभाश्च बिंदवो ये शुक्त्याभ्या, शुक्त्याभा यानी शुक्ति की आभा के समान बिंदु हो रहे हैं, तो उसे बाइटॉट स्पॉट कहेंगे। तो सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टाइवल जेरोसिस, फिर बाइटॉट स्पॉट फॉर्मेशन, फिर कॉर्नियल जेरोसिस, ठीक है। कंजक्टाइवल जेरोसिस के बाद कॉर्नियल जेरोसिस होगा। कॉर्नियल जेरोसिस, कॉर्निया में ड्राइनेस एक बार डेवलप हो गई, फिर वहां पे अल्सरेशन होता है। अल्सरेशन के बाद अल्सरेशन भी दो तरीके से होता है, लेस देन 1/3 ऑफ कॉर्निया, अगर लेस देन 1/3 सरफेस को इन्वॉल्व कर रहा है, और मोर देन 1/3 सरफेस को इन्वॉल्व कर रहा है। कॉर्नियल स्कार ड्यू टू ज़ीरोफ्थैल्मिया और ज़ीरोफ्थैल्मिक फंडस। क्लिनिकल फीचर्स, नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टाइवल जेरोसिस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है? द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ ज़ीरोफ्थैल्मिया इज नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो अर्लीस्ट सिम्टम क्या है ज़ीरोफ्थैल्मिया का? नाइट ब्लाइंडनेस है। द चाइल्ड कोलाइड्स विद ऑब्जेक्ट व्हाइल मूविंग अबाउट इन डिम लाइट, ठीक है। तो जो बच्चा क्या होता है, कोलाइड कर जाता है ऑब्जेक्ट से डिम लाइट में मूव करने पे, तो हमें उसे समझना चाहिए कि ये कुछ ऐसे फीचर्स आ रहे हैं, ठीक है। टकरा जाता है बार बार। द नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफेक्टिव रीजनरेशन ऑफ द विजुअल पर्पल इन डार्कनेस। तो जैसे ही हम लाइट से डार्क में एंटर करते हैं तो विजुअल पर्पल का रीजनरेशन होता है, बट इसमें नहीं हो पाता है नाइट ब्लाइंडनेस के केस में, तो उसमें ये कंडीशन देखी जाती है। नॉर्मल साइकिल ऑफ रीजनरेशन ऑफ विजुअल पर्पल इज नोन एज वर्ल्ड साइकिल। तो वर्ल्ड साइकिल डिफेक्टिव हो जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए विच लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट XN हमने देख लिया। नाइट ब्लाइंडनेस के बाद दूसरी कंडीशन थी कंजक्टाइवल जेरोसिस। तो कंजक्टाइवल जेरोसिस में क्या होता है? जेरोसिस मींस ड्राइनेस, मींस कंजक्टाइवा का लस्टर चला जाएगा। तो लैक ऑफ लस्टर ऑफ कंजक्टाइवा associated with wrinkling and pigmentation. These patches are usually seen in temporal quadrant but may involve nasal quadrant as well. फिर आते हैं बाइटॉट स्पॉट। तो बाइटॉट स्पॉट रेज्ड सिल्वरी वाइट फोमी ट्रायंगुलर पैच होते हैं केराटिनाइज्ड एपिथेलियम के, जिसमें बेस टुवर्ड्स लिम्बस होता है, सिचुएटेड ऑन द बल्बर कंजक्टाइवा एंड टेम्पोरल क्वाड्रेंट एंड लेस फ्रीक्वेंटली नेजल। इट इज यूजुअली बाइलेटरल। और बाइटॉट स्पॉट यूजुअली कैसे देखे जाते हैं? बाइलेटरल देखे जाते हैं। नेक्स्ट इज कॉर्नियल जेरोसिस। तो कॉर्निया बिकम्स डल एंड लस्टरलेस, कॉर्नियल सेंसेशन इज रिड्यूस्ड एंड इट्स सरफेस बिकम पेबली। तो कॉर्नियल जेरोसिस में क्या होता है? कॉर्निया डल हो जाता है, लस्टरलेस हो जाता है, कॉर्नियल सेंसेशन रिड्यूस हो जाती है क्योंकि कॉर्निया में ड्राइनेस डेवलप हो रही है, ठीक है। और जो सरफेस होती है पेबली मींस पत्थर जैसी हो जाती है, पथरीली सरफेस हो जाती है, ठीक है। फिर हमने देखा था कॉर्नियल अल्सरेशन। कॉर्नियल अल्सरेशन पहले स्टेज में तो क्या हो रहा था? व्हेन
it involves less than 1/3 of corneal surface and when it involves more than 1/3 of corneal surface. तो दो तरीके से था. corneal ulceration में क्या होता है, लेट स्टेज है xerophthalmia की, जिसमें cornea appears cloudy and soft. तो cornea कैसा हो जाता है, cloudy और soft हो जाता है. small ulcers 1 to 3 mm occurs peripherally ulcer हो जाते हैं. Circular होते हैं with steep margins. They are circular with steep margins and are sharply demarcated. If appropriate therapy is given, stromal defects involving less than 1/3 of corneal surface usually heal. ठीक है, leaving some useful vision. However, larger stromal defect stage usually results in blindness. और कई बार क्या हो सकता है, blindness भी हो सकती है अगर ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व कर लिया. Corneal scars of different densities and sizes are left after healing of ulcers. It is characterized by typical seed-like raised white lesions scattered uniformly. तो xerophthalmic फंडस कैसा दिखता है, टिपिकल सीड लाइक दिखता है, रेज दिखेगा, वाइटिश लीजन्स दिखेंगे जो कि यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड है फंडस पे एट द लेवल ऑफ ऑप्टिक डिस्क. फिर ट्रीटमेंट पर आते हैं. तो ट्रीटमेंट देखो, अब जिस चीज़ की डेफिशिएंसी से हो रहा है वही चीज़ का ट्रीटमेंट देंगे. तो ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में हम विटामिन ए यूज़ करते हैं. ठीक है. फॉर कंजक्टाइवल ज़ेरोसिस आर्टिफिशियल टीयर्स 0.7% हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज और 0.3% हाइप्रोमेलोज शुड बी इंस्टिल्ड 4 to 5 times a day. ठीक है. तो कंजक्टाइवल ज़ेरोसिस अगर जो सेकेंड स्टेज है कंजक्टाइवल ज़ेरोसिस ही हो रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज या फिर हाइप्रोमेलोज देंगे. विटामिन ए थेरेपी. ठीक है. विटामिन ए थेरेपी में हम क्या देंगे, ट्रीटमेंट शेड्यूल्स अप्लाई टू द स्टेजेस ऑफ xerophthalmia. ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रेफर्ड. अगर इंसान ओरली कोई मेडिसिन ले पाता है तो हम क्यों जाएंगे आईवी पे, क्यों छेदनी है ना, क्यों हमने उसकी जो वेसल्स हैं उसको छेदना है. ठीक है. हम नॉर्मली क्या करें, इंजेक्शन का यूज करने के बजाय ओरली दे दो भाई, सीधे सीधे. ठीक है. हाउएवर इन केस ऑफ रिपीटेड वॉमिटिंग, सीवियर डायरिया, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ वाटर मिसेबल प्रिपरेशन शुड बी गिवन. इन केस बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है उसको या फिर बहुत ही सीवियर कंडीशन है, अनकॉन्शियस पेशेंट हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है, नहीं ले सकता ओरली, तब जाके हमें आईवी रूट पे आना है, तब जाके हमें पेरेंटल रूट पे जाना है. अदरवाइज अगर ओरली कोई भी पेशेंट चाहे किसी भी डिजीज का हो, अगर वो ओरली ले पाता है तो हमें ओरली देना है. द WHO रिकमेंडेड शेड्यूल. अब WHO रिकमेंडेड शेड्यूल क्या है, ऑल द पेशेंट अबव द एज ऑफ 1 year. 1 साल से ऊपर के पेशेंट्स को क्या देना है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए ओरली और 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट बाय इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन. तो हमें पता है जब हम पेरेंटल रूट से देते हैं तो क्योंकि वहाँ पर जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है या फिर जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्किप हो जाता है. ठीक है. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, स्किप हो जाता है, इसीलिए वहां पर हम कम डोज देते हैं. इमीडिएटली ऑन डायग्नोसिस एंड रिपीटेड द फॉलोइंग डे 4 weeks लेटर. अगर चिल्ड्रन 1 year से कम का एज का है और लेस देन 8 kg का है तो उसमें हमें इससे हाफ डोज दे देनी है, यानी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली एंड 50,000 इंटरनेशनल यूनिट IM. Women of reproductive age should be treated with daily dose of 10,000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए. तो अगर कोई रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल है उसको 10,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए देना है. ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज इन स्टेज ऑफ केराटोमेलिसिया, ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर शुड बी गिवन. ठीक है. द रिकमेंडेड डेली डोज ऑफ विटामिन ए ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स आर एज फॉलोज. तो अलग अलग एज ग्रुप की हमें यहाँ पर डोज बता दी है विटामिन ए की. 6 to 12 months में 350 माइक्रोग्राम, 1 to 3 years में 400. तो ये डेली डोज बता रखी है. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, देखो ब्रेस्ट फीडिंग अगर कोई फीमेल है तो उसको हमें सबसे ज़्यादा डोज में देना है. ठीक है. जबकि देखो 15 to 17 years से लेके प्रेग्नेंट विमेन, ये इनकी डोज सेम है. इसके अलावा जो बाकी डोजेज हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो यहाँ पर हमारा शुक्ति का रोग और xerophthalmia कंप्लीट होता है. आगे हमें देखना है अर्जुन. अर्जुन क्या होता है, देखो एक को यह सशरुधिरोपमस्तु बिंदु शुक्लस्थो भवति तम अर्जुनम वदंती. मीन्स अर्जुन में क्या होता है, शुक्ल भाग में. आप शुक्लगत हम रोग पढ़ रहे हैं तो खरगोश के रक्त, तो शशरुधिरोपमस्तु ये याद रखना है कि शशरुधिरोपमस्तु खरगोश के रक्त के सदृश एक बिंदु होता है. बिंदु उसे अर्जुन कहते हैं. ठीक है.
तो शुक्ल भाग में खरगोश के रक्त के सदृश एक बिंदु होता है, उसे क्या बोला जाता है? अर्जुन बोला जाता है। ठीक है, फिर ये क्या है? एक रक्तज साध्य व्याधि है। शुक्ल भाग में खरगोश के रक्त के सदृश लाल चिकने वेदनाहीन बिंदु को अर्जुन कहते हैं। ये आचार्य वाग्भट ने बोला है। ये आचार्य वाग्भट ने बोला है। फिर इसकी चिकित्सा तो देखो, अर्जुन रोग की शांति के लिए पित्त अभिसंध में प्रयुक्त चिकित्सा विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जो चिकित्सा पित्तज अभिसंध में की जाती है वो ही चिकित्सा कहाँ की जाती है? अर्जुन रोग में की जाती है। ठीक है, इक्षु मधुर शर्करा स्तन्य दारू हरिद्रा, इन सब का क्या करना है? नेत्र का परिषेक करना है, अंजन लगाना चाहिए। अम्ल वर्ग के द्रव्यों से नेत्रों का आश्चोतन हितकारी होता है। तो परिषेक, अंजन, आश्चोतन, शर्करा, मुलेठी, कटवंग, दही का पानी, शहद, अम्ल पदार्थ, सिंधव लवण, बिजौरा नींबू का रस, बदरी फल, खट्टे अनार, इन सब के अम्ल द्रव्यों में से एक एक या दो दो अथवा तीन तीन युक्ति पूर्वक युक्त करके नेत्र का आश्चोतन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो चिकित्सा बताई है, परिषेक, अंजन, आश्चोतन, ये सारी चीजें बताई हैं। नेक्स्ट आता है लेख्यांजन। तो लौह चूर्ण, सभी प्रकार की धातुएं, सभी प्रकार के लवण, अब इन सब का मिला के लेख्य अंजन बनाना है और उसे अंजन की तरह लगाना है। ठीक है, ऐसा अंजन जो लेखन करने का काम करता है उसे लेख्यांजन कहते हैं। ठीक है, रक्त विस्रावण से पुटपाक तक की पूरी प्रक्रिया की समाप्ति तक अभिसंध नाशक संपूर्ण विधि के पश्चात अंजन का प्रयोग करना है। और इसमें क्या चिकित्सा बता दी कि रक्त विस्रावण से पुटपाक तक, ठीक है, तर्पण, पुटपाक, सेक, आश्चोतन, अंजन, ये सारी चीजें बताई गई हैं, उसको यूज करना है। अभिसंध नाशक संपूर्ण विधि के पश्चात अंजन का प्रयोग करना है। कुशल वैद्य इस चूर्ण से आवरण शुक्र का भी नाश करे, तो आवरण शुक्र में भी इसका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा और क्या चिकित्सा बताइए? सिरोत्पाद, सिराजाल, अर्जुन की चिकित्सा रक्ताभिसंध की भांति करें। ठीक है, तो इनकी चिकित्सा, इन चारों व्याधियों की चिकित्सा किसकी तरह करनी है? रक्त अभिसंध की चिकित्सा की तरह करनी है। अर्जुन में शर्करा, मस्तु और मधु से आश्चोतन करें। तो अर्जुन में क्या करना है? शर्करा, मस्तु और मधु से आश्चोतन करने के लिए बताया गया। स्फटिक, केसर, शंख, मुलेठी और मधु के साथ अंजन करें। सौवीरांजन या शंख चूर्ण को मधु के साथ या समुद्र फीन को मधु के साथ या मिश्री के साथ अंजन करें। आधुनिक मतानुसार इसे क्या बोला जाता है? सब कंजक्टाइवल हैमरेज से इसको कोरिलेट किया जाता है अर्जुन रोग को। तो अर्जुन रोग में क्या होता है? इसमें शश रुधिर उपमस्तु बिंदु, यानी जो खरगोश है उसके रक्त के समान बिंदु उत्पन्न हो जाता है शुक्ल भाग में। इसे हम क्या बोलते हैं? अर्जुन रोग कहते हैं। तो शश रुधिरोपमस्तु बिंदु शुक्लस्थो भवति तम अर्जुनम वदंती, तो इसे बोला जाता है अर्जुन रोग और इसको सब कंजक्टाइवल हैमरेज से कोरिलेट किया जाता है। ठीक है, और इसमें हमें चिकित्सा क्या करनी है? इसमें परिषेक, आश्चोतन, अंजन करना है, रक्ताभिसंध की तरह चिकित्सा करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब आ रहा है नेक्स्ट सब कंजक्टाइवल हैमरेज। तो ये क्या होता है? देखो, सब कंजक्टाइवल हैमरेज इज कॉमन सिंस द कंजक्टाइवल वेसल्स आर लूजली सपोर्टेड। अब क्या होता है, जो हमारी कंजक्टाइवा में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो लूजली सपोर्टेड होती हैं। ठीक है, तो उसमें हैमरेज होने के चांसेस रहते हैं। इट मे वेरी इन डिग्री फ्रॉम माइन्यूट पेटेकियल स्पॉट टू एक्सटेंसिव एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड। अब ये क्या होता है? ये माइन्यूट भी हो सकता है, एक डॉट के फॉर्म में हो सकता है, या फिर एक्स्ट्रावेसेशन बहुत ज्यादा दिख सकता है। अब क्यों होता है ये? अब क्योंकि लूजली अटैच्ड है, हमने पहले ही देखा। इसके अलावा देखो, डायरेक्ट ट्रॉमा हो गया आंख में, ठीक है, वैसे ही लूजली अटैच है, ट्रॉमा भी हो गया तो हेमरेज हो जाएगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सब कंजक्टाइवल हेमरेज है ट्रॉमा। ठीक है, अब ये लोकल ट्रॉमा हो सकता है या फिर इंजरी एंड सब कंजक्टाइवल इंजेक्शन। तो कोई इंजरी हुई या फिर सब कंजक्टाइवल इंजेक्शन देना है, उस टाइम हमने किसी वेसल को डैमेज कर दिया। ठीक है, पोस्टीरियर लिमिट ऑफ द हेमरेज इज विजिबल, तो इसमें हमें हेमरेज की लिमिट देखने के लिए मिलती है। सीवियर कंजक्टिवाइटिस ड्यू टू न्यूमोकोकस एडेनोवायरस, और क्या देखने के लिए मिलता है? सीवियर कंजक्टिवाइटिस देखने के लिए मिलता है न्यूमोकोकस एडेनोवायरस की वजह से। हेड इंजरी, और ये जो कंजक्टिवाइटिस है ये अगेन क्या कॉज करता है? ये सब कंजक्टाइवल हैमरेज कॉज करता है। हेड इंजरी हो गई, ठीक है, फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द स्कल, स्कल के बेस में फ्रैक्चर हो गया। इंजरी ऑर्बिट पर पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि स्कल का जो बेस है, ठीक है, वो ही क्या बना रहा है? आई ऑर्बिट बना रहा है, तो उस पे इंजरी होगी अगर।
तो ब्लड यूजुअली सीप्स अंडर द कंजक्टाइवा, तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, कंजक्टाइवा के अंदर चला जाएगा। और 12 से 24 घंटे के बाद ये चीज देखने के लिए मिलती है। पोस्टीरियर लिमिट ऑफ हेमरेज इज नॉट विजिबल, और हेमरेज की पोस्टीरियर लिमिट देखने के लिए नहीं मिलती है। प्रोलॉन्ग प्रेशर ऑन थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, अगर थॉरेक्स और एब्डोमेन पे प्रोलॉन्ग प्रेशर पड़ रहा है किसी चीज का तो भी सब कंजक्टाइवल हेमरेज देखने के लिए मिलता है। मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, वूपिंग कफ, वॉमिटिंग, लिफ्टिंग हैवी वेट तो इनकी वजह से भी जो हमारी आईज की वेसल्स होती हैं वो बर्स्ट कर जाती हैं, तो हेमरेज देखने के लिए मिलता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, किसी को उनमें नेचुरली देखने के लिए मिलेगा, परप्यूरा देखने के लिए मिलेगा, हीमोफीलिया में, स्कर्वी में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं तो ये देखने के लिए मिलेगा। इडियोपैथिक कॉजेज हो सकते हैं जिनका कॉज हमें नहीं पता। सिम्टम क्या मिलेगा, रेड आई मिलेगी बेसिकली, सीधी सी बात, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर पूरा ब्लड फिल दिख रहा है ये, तो ये क्या है, ये सब कंजक्टाइवल हेमरेज है। साइन क्या मिलेगा, फ्रेश ब्राइट रेड ब्लड इज विजिबल अंडर द कंजक्टाइवा, तो कंजक्टाइवा के अंदर हमें फ्रेश रेड ब्लड विजिबल हो गया। अब ये जो ब्लड होता है स्टार्टिंग में तो रेड होता है, धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो जाता है। तो देखो एट फर्स्ट इट इज bright red in color due to oxyhemoglobin, and it is in constant contact with the atmospheric oxygen. Subsequently धीरे धीरे it changes to blackish red, धीरे धीरे क्या हो जाता है, blackish red या फिर orange yellow हो जाता है due to breakdown of oxyhemoglobin. Ultimately it get absorbed within 2 to 3 weeks, और 2 से 3 हफ्तों में ये क्या हो जाता है, absorb हो जाता है depending on the amount of hemorrhage. अब ट्रीटमेंट क्या करना है, तो नो ट्रीटमेंट इज नेसेसरी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जनरली कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता है, अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है, अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाता है। या फिर कोई कॉज है, जैसे कि मान लिया हेड इंजरी है तो उसको ट्रीट करो, कोई ट्रॉमा हुआ है तो आसपास के स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। वेट लिफ्टिंग की वजह से हुआ है तो वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है ज़्यादा, ठीक है। प्लेसिबो थेरेपी विद एस्ट्रिंजेंट आई ड्रॉप्स, तो प्लेसिबो थेरेपी बोला जाता है कि जैसे हमने ऐसा कुछ पेशेंट को दिया, या फिर ये कुछ सांत्वना के फॉर्म में भी हो सकता है जो कि मेडिसिन नहीं है बट वो मेडिसिन का काम कर रही है, दैट इज प्लेसिबो थेरेपी, ठीक है। विद एस्ट्रिंजेंट आई ड्रॉप्स, एस्ट्रिंजेंट आई ड्रॉप्स हम दे सकते हैं। एश्योरेंस टू द पेशेंट, पेशेंट को समझाना है कि ठीक है कुछ दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसे अश्योरेंस देना है पेशेंट को। कोल्ड कंप्रेस हम यूज कर सकते हैं इनिशियल स्टेजेस में टू चेक ब्लीडिंग फॉलोड बाय हॉट कंप्रेस। तो स्टार्टिंग में ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कोल्ड कंप्रेस यूज करते हैं, लेटर ऑन हॉट कंप्रेस यूज करा जाता है जिससे ब्लड का एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा अर्जुन रोग। अर्जुन रोग में क्या होता है, शशर रुधिरोपमस्तु बिंदु, यानी खरगोश के रक्त के समान बिंदु उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या चिकित्सा की जाती है, इसमें आशोतन करना है, परिषेक करना है, अंजन करना है, ठीक है, और पित्तज अभिषंध की भांति चिकित्सा इसमें बताई गई है। नेक्स्ट कम्स पिष्टक। तो पिष्टक में क्या होता है, नेत्र के शुक्ल भाग में चावल की पीठी के समान, ठीक है, पिष्टक, तो मैंने बताया था इसमें कफश दोष है, ठीक है। तो चावल की पीठी के समान श्वेत वर्ण का जल की तरह दिखने वाला उभार युक्त गोलाकार बिंदु को पिष्टक कहते हैं। तो उत्सन्नः सलिल निभो अथ पिष्ट शुक्लो बिंदुर्यो भवति स पिष्टक सुवृत्तः। तो नेत्र के शुक्ल भाग में चावल की पीठी के समान श्वेत वर्ण का, नेत्र के शुक्ल भाग में चावल की पीठी के समान श्वेत वर्ण का जल की तरह दिखने वाला उभार युक्त गोलाकार बिंदु को क्या कहा जाता है, पिष्टक कहा जाता है। तो पिष्टक नाम से ही पता चल रहा है चावल की पीठी के जैसा होगा, ठीक है, और श्वेत वर्ण का होगा, ठीक है। चावल की पीठी सफेद वर्ण की होती है, तो चावल की पीठी के समान श्वेत वर्ण का जल की तरह दिखने वाला, ठीक है। जल अब हम इम्पोर्टेंट है कि जल की तरह दिखेगा, उभरा गोलाकार बिंदु को क्या कहा जाता है, पिष्टक कहा जाता है। तो ऐसे याद रखो कि जैसे चावल का हम गोला बना लेते हैं, ठीक है, तो गोलाकार ऐसे याद रखना। और चावल काय में बनाए जाते हैं, पानी में बनाते हैं, तो जल की तरह उभरा और गोलाकार पिष्टक होगा। अब पीठी के समान, पीठी क्या होती है, पीठी गोल करके तो बनाते हैं ना, तो इसलिए याद रखना है। अब पीठी के समान श्वेत उठे हुए बिंदु को पिष्टक कहते हैं, ठीक है। कफ और वायु के प्रकोप से शुक्ल भाग में चावल की पीठी की तरह उभरा हुआ तथा मैल से ढके शीशे के तुल्य मांस को पिष्टक कहते हैं, ठीक है। तो कफ और वायु के प्रकोप से शुक्ल भाग में चावल की पीठी की तरह उबला हुआ तथा मैल से ढके शीशे के तुल्य मांस को क्या कहा जाता है, पिष्टक कहा जाता है।
ऐसा किसने बोला है? ऐसा भाव प्रकाश मध्यम खंड में बताया गया है। फिर इसकी चिकित्सा आते हैं, तो वाग्भट ने इसमें कोई सिरावेद नहीं बताया और कफज अभिषंध की चिकित्सा बताई है, जबकि सुश्रुत ने इसमें क्या बोला? शिरावेद और कफज अभिषंध के समान चिकित्सा। ठीक है, तो यहीं पे पढ़ते हैं। सोंठ, पिपली, नागरमोथा, सेंधव लवण और श्वेत मरीच का मस्तुलुंग मातुलुंग के रस से पीसकर नेत्र में अंजन करना, पिष्टक नष्ट होता है। एक तो अंजन चिकित्सा बता दी। दूसरा, श्रोतोअंजन भर देना चाहिए, 1 सप्ताह के बाद उसे पीसकर अंजन के रूप में प्रयुक्त करें। उक्त विधि से बड़ी कंटकारी इन सब के फलों का चूर्ण बनाकर श्रोतोअंजन नींबू के रस में पीसकर अंजन करना चाहिए। अंजन अंजन अंजन। फिर बलास, ग्रथित और पिष्टक में सिरावेद को छोड़कर कफा विषंद की भांति चिकित्सा करें। तो बलास, ग्रथित और पिष्टक में क्या बता दिया? कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता दिया, सिरावेद नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर बीजपूर के रस से भावित त्रिकटु और कटफल का अंजन करें। तो वाग्भट ने तो बोला सिरावेद नहीं करना है और कफज अभिषंद के समान चिकित्सा बोली, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे चीज ऐड करोगे कि वाग्भट जी ने क्या बोला, इसमें नो सिरावेद, सिरावेद नहीं करना है और कफज अभिषंद के समान चिकित्सा करनी है। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली। फिर आते हैं, इसको कोरिलेट किया जाता है पिंगिक्यूला से। ठीक है, पिष्टक को कोरिलेट किया जाता है पिंगिक्यूला से। पिंगिक्यूला इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पिंगिक्यूलस मींस फैटी फिश। तो पिंगिक्यूला का मतलब होता है फैटी फिश। ठीक है, पिंगिक्यूला इज अ टाइप ऑफ कंजक्टिवल डीजेनरेशन इन द आई. It is extremely common. It is seen as yellowish white deposit on the conjunctiva adjacent to the limbus. तो पिंगिक्यूला क्या होता है? एक लैटिन वर्ड है जिसे पिंगिक्यूलस कहते हैं, जिसका मतलब होता है फैटी फिश। पिंगिक्यूला इज अ टाइप ऑफ कंजक्टिवल डीजेनरेशन इन द आई। पिंगिक्यूला इज अ टाइप ऑफ कंजक्टिवल डीजेनरेशन इन द आई। ठीक है, ये क्या होता है? कंजक्टिवल डीजेनरेशन होता है। इट इज एक्सट्रीमली कॉमन, और ये क्या है? बहुत कॉमन है। इट इज सीन एज येलोइश वाइट डिपॉजिट ऑन द कंजक्टिवा एडजेसेंट टू लिम्बस। ये क्या है? येलोइश वाइट डिपॉजिट है कंजक्टिवा में, जो कि लिम्बस के पास में होता है। ठीक है, इट कैन अपेयर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉर्निया बट यूजुअली अपेयर्स ऑन द नेजल साइड। और ये आंख के किसी भी साइड में हो सकता है। यूजुअली कहाँ देखने के लिए मिलता है? नेजल साइड में देखने के लिए मिलता है। इट में इंक्रीज इन साइज ओवर द ईयर्स, और इसका साइज देखा जाता है कि अपकमिंग ईयर्स में बढ़ता जाता है। हिस्टोलॉजिकली इट शोज डीजेनरेशन ऑफ द कोलेजन फाइबर्स ऑफ द कंजक्टिवल स्ट्रोमा विथ थिनिंग ऑफ ओवरलाइंग एपिथेलियम एंड ओकेजनली कैल्सिफिकेशन। तो इसमें क्या देखने के लिए मिलता है? डीजेनरेशन देखने के लिए मिलता है कोलेजन फाइबर्स का, कंजक्टिवल स्ट्रोमा का, और इसमें ओवरलाइंग एपिथेलियम की थिनिंग देखी जाती है, ओकेजनली कैल्सिफिकेशन देखा जाता है। ठीक है, तो कोलेजन फाइबर्स में कंजक्टिवल स्ट्रोमा विद थिनिंग ऑफ ओवरलाइंग एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम की थिनिंग, कैल्सिफिकेशन देखा जाएगा, कोलेजन फाइबर्स का डीजेनरेशन देखा जाएगा। इट इज मोस्ट प्रिवेलेंट इन टॉपिकल क्लाइमेट्स एंड इन पर्सन्स विथ यूवी एक्सपोजर। ठीक है, ये ज़्यादा प्रेवलेंट कहाँ देखने के लिए मिलता है? टॉपिकल क्लाइमेट में, और जहाँ पे यूवी एक्सपोजर ज़्यादा है वहाँ देखने के लिए मिलता है। इट मे एनलार्ज स्लोली. Benign condition requires no treatment. If cosmesis is a concern, then surgical excision is done. तो ये क्या होता है? अगर बिनाइन कंडीशन है तो इसमें कोई ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है, बट अगर इसमें क्या है, कोई कॉस्मेटिक कंसर्न है, ये सारी चीजें, तो हम क्या करते हैं, इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट ही करा जाता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि जो पिंगिक्यूला है, पिंगिक्यूला क्या कर रहा है? ये कंजक्टिवल डीजेनरेशन कॉज कर रहा है, राइट? तो पिंगिक्यूला ही आगे चलकर कई बार टेरिजियम में कन्वर्ट हो जाता है। टेरिजियम क्यों? टेरिजियम का भी कॉज क्या था? कंजक्टिवल डीजेनरेशन हो रहा था उसमें। तो पिंगिक्यूला ही लेटर ऑन स्टेजेस में टेरिजियम का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्क्लेराइटिस। ठीक है, कितना बचा है? थोड़ा सा ये, चलो देख लेते हैं। तो स्क्लेराइटिस, सिराजाल, सिराजाल को मॉडर्न में स्क्लेराइटिस से कंपेयर करते हैं। सिराजाल क्या होता है? जालाभम कठिना सिरो महान स रक्त संतान स्मृत इव जाल संज्ञस्तस्तु, यानी शुक्ल भाग में
जाल सदृश कठिन बड़ी रक्त वर्ण की सिराएं जो कि चारों तरफ फैली हुई हो, इनको क्या बोला जाता है? सिरा जाल संज्ञा दी जाती है। ठीक है, क्या बोला जाता है इनको? सिरा जाल। तो शुक्ल भाग में जाल सदृश कठिन बड़ी, तो महान सरक्त संतान, कठिन सिरो महान सरक्त संतान, ये याद रखना है। जालाभम कठिन सिरो महान सरक्त संतान, इसको क्या बोला जाता है? सिरा जाल बोला जाता है। तो एक जाल सदृश होगा, कठिन होगा, महान होगा, बड़ी होगी, सरक्त यानी रक्त वर्ण की जो सिराएं हैं चारों तरफ फैली हुई, उन्हें क्या कहा जाता है? सिरा जाल कहा जाता है। अब मैंने बताया था जितना भी सिरा जाल, सिरा हर्ष, सिरा उत्पाद ऐसी चीजें आएंगी, ये सारी क्या होती है? रक्तज होती है, एक्सेप्ट सिरा पिडका। सिरा पिडका में कफज रोग होता है। तो ये क्या है? सिरा जाल है। सिरा जाल रक्तज साध्य व्याधि है। इसमें बृहदाकार लाल वर्ण घना उभरा हुआ सिराओं का जाल होता है, ये यहाँ पे ऐसे बता दिया। फिर आते हैं सुश्रुत ने इसमें छेदन कर्म करने के लिए कहा है। आचार्य सुश्रुत ने इसमें क्या बताया? छेदन कर्म करने के लिए बोला है। ठीक है, तो हमने देखा था आशु के 2 सिर पिज़्ज़ा। ठीक है, तो सिरा जाल सिरा पिडका इन दोनों में ही छेदन किया जाता है, जब हमने ये ट्रिक देखी थी। और अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये ट्रिक बताई है, जो नेत्र रोग के बेसिक लेक्चर हैं। ठीक है, तो सिरा जाल में जो कठिन सिराएं हों उन्हें बडिश से पकड़कर ऊपर उठाकर मंडलाग्र शस्त्र से काट देना चाहिए। ठीक है, क्या करना है? बडिश से पकड़कर ऊपर उठाना है और मंडलाग्र शस्त्र से काट देना है। ठीक है, तो बडिश से उठाना है, मंडलाग्र शस्त्र से काट देना है। अष्टांग हृदयकार ने सिरा जाल की चिकित्सा रक्ताभिसंधि के समान बताई है। ठीक है, अब सिरा जाल में कठिन सिराएं जिसमें लेख्य औषध लाभ करना हो, अर्म की भांति चिकित्सा करनी चाहिए। अगर लेखन औषध से फायदा नहीं है तो हमें अर्म की समान चिकित्सा करनी है। अब इसको कंपेयर किया जाता है डिफ्यूज एपिस्क्लेराइटिस से। तो देखो, the word sclera comes from a Greek word meaning hard. It forms posterior 5th-6th part, ये हम जान चुके हैं पहले। Its outer surface is covered by tannins, capsule and bulbar conjunctiva. Its inner surface lines in contact with choroid. In the interior part near the limbus, sclera encloses a furrow, the canal of Schlemm. तो canal of Schlemm हम पहले देख चुके हैं, जहाँ से क्या, जो हमारा फ्लूइड एक्वस ह्यूमर होता है वो ड्रेन करता है। हिस्टोलॉजिकली द स्क्लेरा कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स फ्रॉम विदाउट इनवर्ड्स, एपिस्क्लेरल टिश्यू, स्क्लेरा प्रॉपर एंड लेमिना फस्का। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स होती हैं स्क्लेरा की। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ स्क्लेरा को बोला जाता है स्क्लेराइटिस, और अगर सुपरफिशियल लेयर में अगर इन्फ्लेमेशन है स्क्लेरा में तो इसे बोला जाता है एपिस्क्लेराइटिस। अब an inflammation of sclera occur in 2 forms, episcleritis and scleritis. Episcleritis is benign inflammation of the episclera, transient inflammation of superficial layer of the sclera. इसकी एटियोलॉजी अगर हम देखें तो ये इडियोपैथिक होता है, हमें रीजन नहीं पता क्यों हो रहा है। एन एलर्जिक रिएक्शन टू द एंडोजेनस टॉक्सिन्स, ट्यूबरकुलर और स्ट्रेप्टोकोकल, इनकी वजह से हो सकता है। यूजुअली एसोसिएटेड विद गाउट एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट के साथ या फिर आरए के साथ एसोसिएटेड देखने के लिए मिल सकता है। यंग एडल्ट्स, मोर इन फीमेल्स में देखने के लिए मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स रेडनेस मिलेगी, लैक्राइमेशन, ऑक्यूलर डिस्कम्फर्ट, फॉरेन बॉडी सेंसेशन एंड फोटोफोबिया, जो जनरल फीचर्स हैं। ठीक है, टाइप्स एपिस्क्लेराइटिस 2 तरीके का हो सकता है, नोड्यूलर हो सकता है, डिफ्यूज हो सकता है। नोड्यूलर एपिस्क्लेराइटिस क्या होता है? सर्कमस्क्राइब्ड पिंक नोड्यूल 2 to 3 mm away from the limbus. It is hard, tender, immobile and conjunctiva moves freely over the nodule. तो इसमें क्या होता है? पिंक नोड्यूल क्रिएट हो जाता है लिम्बस से 2 से 3 mm दूरी पर, हार्ड होता है, टेंडर होता है, इमोबाइल होता है और कंजक्टाइवा इसमें फ्रीली मूव करती है। नेक्स्ट इज डिफ्यूज एपिस्क्लेराइटिस। तो नोड्यूलर में तो एक नोड्यूल फॉर्म हो रहा है, डिफ्यूज में होल आई इन्वॉल्व हो सकती है, बट मैक्सिमम इन्फ्लेमेशन इज कन्फाइंड टू 1 or 2 क्वाड्रेंट्स। लेकिन मैक्सिमम कहाँ होगा? 1 or 2 क्वाड्रेंट में मिलेगा। ट्रीटमेंट इसमें क्या करना है? सेल्फ लिमिटिंग है, बिनाइन है अगर तो, और इसमें क्या क्या कर सकते हैं? टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, आई ड्रॉप दे सकते हैं 2 से 3 घंटे में, हर 2 से 3 घंटे में। सिस्टेमिक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, पेन किलर्स हम दे सकते हैं जैसे इंडोमेथासिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इंडोमेथासिन ड्रग। 3 times a day may be required for recurrent cases। तो ये चीज दी जाती है। ठीक है, तो हमने देखा क्या होता है स्क्लेराइटिस। स्क्लेराइटिस होता है 2 फॉर्म्स में, एपिस्क्लेराइटिस और स्क्लेराइटिस। एपिस्क्लेराइटिस जो होता है बिनाइन इन्फ्लेमेशन होता है एपिस्क्लेरा का, जो स्क्लेरा की सुपरफिशियल लेयर है। ठीक है,
अगर उसका इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे एपिस्क्लेराइटिस बोलते हैं। और ये जो स्क्लेराइटिस है इसके कॉजेज रहते हैं इडियोपैथिक, कोई एलर्जिक कंडीशन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ एसोसिएटेड देखने के लिए मिलता है, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमनली देखने के लिए मिलता है। ठीक है, टाइप्स जो इसके होते हैं दो होते हैं, नोड्यूलर और डिफ्यूज। नोड्यूल में एक नोड्यूल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, लिम्बस से 2 से 3 mm की दूरी पे, और हार्ड होगा, टेंडर होगा, इमोबाइल होगा। डिफ्यूज में होल आई कवर हो सकती है। ट्रीटमेंट में वैसे तो कंडीशन सेल्फ लिमिटिंग होती है, बिनाइन होती है, लेकिन हम टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इसमें यूज कर सकते हैं। सिस्टमिक एनसेड्स इसमें दे सकते हैं, जैसे कि इंडोमेथासिन इसमें यूज किया जा सकता है 25 mg। नेक्स्ट आता है सिरा पिडका। तो सिराज पिडका मैंने बताया था, पिडका जो है सिराज पिडका ये कफज व्याधि है, सॉरी ये त्रिदोषज व्याधि है। ठीक है, अब नेत्र के शुक्ल भाग में कृष्ण मंडल के समीप श्वेत वर्ण की पिडका निकलती है। तो सिरा पिडका क्या हो रहा है, शुक्ल भाग में कृष्ण मंडल के समीप श्वेत वर्ण की पिडका निकलती है जो सिराओं से आवृत रहती है। ठीक है, पिडका निकली फिर वो सिराओं से आवृत रह गई हो गई, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, सिराज पिडका बोला जाता है। सन्निपातज साध्य व्याधि है। नेत्र के कृष्ण भाग में सरसों के समान पिडकाएं जो दाह और घर्षण से युक्त हो तथा सिराओं से आवृत हो, उसे क्या कहा जाता है, सिराज पिडका बोला जाता है। सिराज पिडका और औषधोपचार से ठीक ना हो तो अर्म के समान मंडलाग्र से छेदन कर देना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं, इसको कहा जाता है नोड्यूलर एपिस्क्लेराइटिस। तो हम देख चुके, एक नोड्यूल बनेगा, ठीक है, उसके चारों तरफ सारी क्या होंगी, ऐसे वेसल्स दिखाई देंगी। तो नोड्यूलर एपिस्क्लेराइटिस और कहाँ बनता है, ये लिम्बस है, लिम्बस से 2 to 3 mm अवे बनता है। कैसा होगा, ये हार्ड होगा, टेंडर होगा और इमोबाइल होगा, यानी मूवमेंट नहीं होगा इसमें। ठीक है, और ये जो कंजक्टाइवा होगी, कंजक्टाइवा इसके ऊपर फ्रीली मूव कर पाएगी। तो ये नोड्यूलर एपिस्क्लेराइटिस बता दिया। अब आते हैं बलास ग्रथित। तो बलास ग्रथित क्या होता है, देखो, कांस्याभो भवति सिते अम्बु बिंदु तुल्य, कांस्याभो भवति सिते अम्बु बिंदु तुल्य स गेयो मृदुरुजा बलासाख्यम। तो नेत्र के श्वेत भाग में जल की बिंदु के समान, अम्बु बिंदु तुल्य, ठीक है, जल की बूंद के समान, कांसे की आभा के समान। ठीक है, तो कांसे की आभा के समान बिंदु तुल्य वेदना रहित कठिन ग्रंथि को क्या कहा जाता है, बलास ग्रथित कहा जाता है। ठीक है, तो देखो ऐसे याद रखो, कान से आभम, तो काशी याद रखो, कान से, तो काशी का जो जल है, काशी का जो अंबु है, ठीक है, वो कैसा है, अगर कोई एक बिंदु भी पी ले उसका, तो वो क्या होता है, बल देने वाला होता है। तो ये याद रखना, काशी का जो जल है, काशी का जो अंबु है, वो बिंदु तुल्य यानी बिंदु के समान अगर कोई पी ले तो उसको क्या हो जाता है, बल देने वाला होता है। बलास ग्रथित याद रखना है। तो काशी से याद रखना है कांस्याभम, ठीक है, अंबु से याद रखना है अंबु बिंदु तुल्य, सिते अंबु बिंदु तुल्य। फिर बल से याद रखना है बलास ग्रथित। ये क्या है, ये कफज साध्य रोग है। अब इसमें चिकित्सा क्या करते हैं, शरीर का शोधन करके अंजन का प्रयोग करना है, शोधन करके अंजन का प्रयोग करना है। नीले यव अर्थात अपक्व या दुर्गंध युक्त शूकर जौ को लेकर गाय के दूध से भावित कर शूकर भस्म का अंजन रूप में प्रयोग करें। तो यहाँ पर ये चीज बता दी है। इसके बाद और क्या कहा है, इसमें क्षार अंजन का निर्माण करके उसका प्रयोग करने को कहा है। इसको मॉडर्न में हम कोरिलेट करते हैं कंजक्टाइवल सिस्ट से कोरिलेट किया जाता है। तो सिस्ट ऑफ कंजक्टाइवा के बारे में यहाँ पर बता रखा है, क्या क्या बोला है, इम्प्लांटेशन सिस्ट, देयर मे डेवलप following surgery or injury to do implantation of conjunctival epithelial cells. Retention cysts they occur due to obstruction of the ducts, अगर ducts में obstruction हो जाए accessory lacrimal gland में तो ये बनते हैं। lymphatic cysts they are very common and arise due to dilation of the lymphatic spaces. ठीक है, तो जो सर्जरी के बाद बनते हैं या फिर कोई इंजरी हो गई उसके बाद सिस्ट बनते हैं तो उन्हें इम्प्लांटेशन सिस्ट बोला जाता है। और अगर कोई रिटेंशन हो गया किसी चीज का, मीन्स वहां पे जो नेजोलैक्राइमल डक्ट है वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कोई लैक्राइमल पाथवे में, लैक्राइमल सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो क्या बनते हैं, रिटेंशन सिस्ट बनते हैं। और इसके अलावा लिम्फेटिक स्पेसेस में डायलेशन हो गया तो लिम्फेटिक सिस्ट बनते हैं।
तो इस तरीके से हमारा शुक्लगत रोग कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक समरी दी है। तो देखो जितने भी अर्म हैं, अर्म में क्या किया जाता है, छेदन करा जाता है, सिरा जाल सिरा पिटका में छेदन किया जाता है। बाकी सारे रोग क्या है, अशस्त्रकृत हैं। ठीक है। फिर प्रस्तारी अर्म त्रिदोषज होता है, शुक्ल अर्म कफज होता है, लोहित अर्म रक्तज होता है, ये दो त्रिदोषज होता है। शुक्ति का मैंने बताया था ये पित्तज होता है, याद रखना है। अर्जुन रक्तज होता है, पिष्टक कफज होता है। ठीक है। सिरा जाल रक्तज होता है, सिरा पिटका त्रिदोषज होता है, ये याद रखना है। बलास ग्रथित कफज होता है। तो इस तरीके से हमारा शुक्लगत रोग कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया और आप चीज़ों को याद कर रहे हैं साथ साथ। अगर इसको साथ साथ याद करते रहेंगे तो ही दिमाग में चीज़ें रिटेन रहती हैं। बार बार पढ़ने से ही चीज़ें दिमाग में रिटेन रहेंगी। साथ ही साथ आप इसके जो ट्रिक्स हैं जो मैंने बताई हैं वो रिवाइज करते रहिए। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।